नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ में हैं इतिहासकार प्रोफेसर एमेरिटस इरफान हबीब साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तो सेवा दे ही रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ भारत की कई विश्वविद्यालयों में आपकी पुस्तकों को लोग पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत के अलावा कई देशों में भी आपके पुस्तकों का लोग अध्ययन कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं और बड़ी बड़ी सेवाओं में सर की लिखी हुई पुस्तकों को, सर के लिखे हुए लेखों को पढ़ लोग अपना जीवन सफल और सुलभ बना रहे हैं। 2005 में भारत सरकार द्वारा सर को पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया है और सर ने, और विशेष बात यह है कि सर का इसी महीने में जन्मदिन है। सर 1931 में सर का जन्म हुआ था और हमारा सौभाग्य है कि हम सर के पास बैठे हैं। सर, आपको सबसे पहले सर हैप्पी बर्थडे सर। नहीं, बहुत शुक्रिया। सर, चूँकि आप इतिहासकार हैं और बहुत सारी आपसे जानकारी लेनी है हमें, तो हम शुरुआत करते हैं। आप हमें सर इजाज़त दें सर। जी हाँ, ज़रूर पूछिए। देश की आज़ादी की बात करें या कह सकते हैं राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की बात करें, उनको लेकर 75 वर्ष से अधिक हो चुके हैं देश की आज़ादी को। तो सर, गांधी जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि गांधी जी के मुकाबले में अभी तक इस मुल्क में कोई शख्स नहीं हुआ जिसकी इतनी इज़्ज़त की जाती हो। और हमने जब हमारे गांधी जी को जब कत्ल किया गया, गॉडसे ने किया, तो उस वक्त मैं 17 साल का था। लेकिन उनका जितना असर इस मुल्क पे था और यहाँ की जनता पर, इतना अभी तक किसी का नहीं हुआ। हालांकि ना उनके पास फ़ौज थी, न उनके पास धन था, लेकिन सिर्फ सेवा की वजह से उन्होंने देश की, उसकी वजह से उनकी इतनी बड़ी इज़्ज़त हुई। इज़्ज़त मिली उन्हें। ये हर एक, जो गांधी जी कहते थे, ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान के 90% उसको मानते थे। तो अब क्या लग रहा है सर, उनकी बातों में 2014 के बाद कुछ परिवर्तन आया है उनके मान में, उनके सम्मान में, उनकी मर्यादा में? देखिए, गांधी जी का जो पैगाम था या जो उनकी जो बातें थीं, वो तो हमेशा के लिए हैं। वो सिर्फ उस वक्त के भारत के लिए नहीं थी या उस वक्त की दुनिया के लिए नहीं थी, बल्कि हमेशा के लिए हैं। अब हम कहाँ तक उसको मानते हैं, उनको मानते हैं, कहाँ तक उन पर अमल करते हैं, ये तो हम पर करता है ना, उन बेचारे का तो इसमें कोई कसूर नहीं। लेकिन ये ज़ाहिर है कि हम गांधी जी और उनके पैगाम को, उनकी टीचिंग को, जो उन्होंने हमें सिखाया, उसे हम भूलते जा रहे हैं। हम लोग ही भूल रहे हैं या देश की बड़ा तबका भूलने का प्रयास कर रहा है या भुलाया जा रहा है? भुलाया जा रहा है। गांधी जी के पास ना कोई रेडियो था, ना कोई अखबार था। उनको था सब जानते ही थे, देश में हर जगह घूमे थे। वो गरीब से गरीब आदमी के साथ रहे थे, तो उनको कोई उसकी टीवी और रेडियो की तो ज़रूरत थी नहीं। तो वो दुनिया ही अलग थी। आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें वो सबसे आगे थे। हिंदुस्तान का राष्ट्रीय आंदोलन क्या था, कैसे देखते थे युवा, और 75 वर्ष बाद उसको कैसे देखने की या किस लेंस से देखने की कोशिश की जा रही है या किस दृष्टि से देखने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जिसे हम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, वो एक दिन में नहीं बना था। उसका वो आहिस्ता आहिस्ता फैला। ठीक है, 1885 में कांग्रेस बनी, जिसके झंडे तले हम आज़ाद हुए। लेकिन उससे पहले भी थे लोग। 1857 का विद्रोह भी था। तो लेकिन कांग्रेस के आंदोलन में ये बड़ी बात थी कि उसमें सब शामिल हो रहे थे। गरीब से गरीब आदमी भी कांग्रेस के आंदोलन में शामिल हो रहा था, और उसकी बड़ी वजह गांधी जी खुद थे। हर जगह वो पहुंचते थे, गरीब से गरीब आदमी के साथ रह सकते थे।
उसकी ज़बान बोलते थे। तो जैसे आप जानते हैं कि हरिजन मूवमेंट उनका चला, तो जो भी कांग्रेसी थे उनसे कहते थे कि वहीं जाके रहो उनके साथ, उन्हीं का खाना खाओ, उनके ही बच्चों को पढ़ाओ। मैं ऐसे लोगों से मिला जो उस गांधी जी के आंदोलन में गए थे, गांव में रहे थे, तो उनकी कितनी इज्जत थी बाद में। तो वो एक दुनिया अलग थी। सुना है सर, गांधी जी के बाद नेहरू जी भी यहाँ पर हम बैठे हैं, इसी स्थान पर बैठ के जा चुके हैं। ये स्थान पे नहीं बैठे, एक दूसरे कमरे में बैठे, लेकिन हाँ, पंडित नेहरू गांधी जी तो खुद ही कहते थे कि पंडित नेहरू मेरे सबसे ज़्यादा अजीज़ लीडर हैं, मेरे जानशीन हैं, सक्सेसर हैं। तो दोनों का बड़ा रिश्ता था। हालांकि पंडित नेहरू गांधी जी को बाज़ दफ़ा उनकी नुक्ताचीनी भी करते थे, उनको क्रिटिसाइज़ भी करते थे, लेकिन हर बड़ी चीज़ पर, हर बड़े इशू पर वो हमेशा गांधी जी को मानते थे। बहुत बेहतर, बहुत ही गहरी जानकारी दे रहे हैं एमिरेटस प्रोफेसर इरफान हबीब साहब। सर का जन्म 1931 को हुआ था और संयोग की बात है इसी माह में हुआ था, और सर का लगभग सर 90 वर्ष से अधिक उम्र हो चुकी है। या वो तो आप सन 31 से हिसाब लगा सकते हैं, 93 साल। चलिए सर, इसमें आपने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होते देखा, उसके बाद सर और भी परिवर्तन होते चले गए धीमे धीमे। सर, बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से आंदोलन चल रहा है और ऐसे में शेख हसीना सीधी भारत की ओर दौड़ी चली आई हैं। क्या भारत में उनको शरण देना बेहतर रहेगा? नहीं, देखिए, ऐसा तो होता है कि जब आप किसी को अपना मेहमान बनाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उससे सहमत हों हर बात से। वो बांग्लादेश से आई हैं, बांग्लादेश हमारे पड़ोसी हैं। वहाँ के लोगों ने अगर ये तय किया कि दूसरा हुकूमत होना चाहिए तो ये उनका हक़ है, हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर वो हिंदुस्तान में ठहरती हैं तो हिंदुस्तान को बिल्कुल उनको जगह देना चाहिए रहने की। बांग्लादेश हो या कोई भी दूसरा मुल्क हो, अगर कोई राजनीति की वजह से कोई यहाँ आया है तो हम चाहे उनसे उनकी बात माने या ना माने, लेकिन मेहमान तो हैं ही हमारे। तो ये तो उनका इख्तियार है, वो यहाँ रहेंगी या बाहर रहेंगी। तो इससे भारतीय लोगों को कोई हानि या नहीं, ये तो नहीं है भाई, अगर हमारे यहाँ से कोई आदमी जाके कहीं और रह जाए, इतने अमेरिका में रहते हैं, तो हम क्या उनके दुश्मन हो जाते हैं? सरकार इतिहास बदलने का दावा कर रही है, एनसीईआरटी का कोर्स बदल दिया गया है। क्या इससे शोधार्थी छात्रों पर या जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और या इतिहास के पन्नों से कुछ इतिहास के बड़े हीरोज़ को हटा दिया गया, उस पर सर क्या आपकी? हाँ, ये तो हुआ है। अब अकबर को हटा दिया। दुनिया में अगर हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ लोगों का नाम है गांधी जी और पंडित नेहरू के अलावा, तो वो अकबर है, अशोक हैं। अब जो नया सिलेबस निकला है उसमें भी अशोक के बारे में ये तक नहीं लिखा है कि राइटिंग उसके तहत आई। हम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, अशोक ने सबसे पहले ब्राह्मी हमें। सम्राट अशोक। हाँ, सम्राट अशोक। ना उसके मैसेज के बारे में, सिर्फ अशोक। और अकबर तो है ही नहीं हमारे इतिहास में। तो जो दिन लोगों से आपको वो किस्सा याद आ गया। लॉर्ड कर्जन वायसरॉय था अंग्रेज़ों का, तो उसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी मिलने गए। तो बात बात में सुरेंद्र बैनर्जी ने ये कहा कि ये हमारा देश ऐसा है जिसमें अशोक और अकबर रह चुके, अशोक और अकबर, लेकिन अकबर को हमने निकाल दिया और अशोक को भी बहुत कम कर दिया। तो ये तो हम अपने इतिहास को ख़राब कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। जो मुस्लिम्स लीडर हैं उनको आइकॉन बनाया गया। इस पर नहीं, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो, वो तो शख्स कैसा है ऐसा है। अशोक हिंदू नहीं था तो क्या उसकी तारीफ़ नहीं होगी? वो तो हिंदू नहीं था, वो तो बुद्धिस्ट था। अकबर मुसलमान था, या बहरहाल कहता है अपने आप को मुसलमान था, वो हर मज़हब को सही समझता था, तो उसकी तारीफ़ नहीं हो सकती। भाई जो बात अच्छी है उसकी, ताजमहल की तारीफ़ नहीं हो सकती कि शाहजहाँ ने बनाया इसलिए।
तो हमारे इतिहास में जो भी गुज़रा है, तो किसी धर्म का हो, किसी विचारधारा का हो, उसने जो किया वो देखा जाता है। उसने यहाँ के लोगों के साथ अच्छा सलूक किया, बुरा किया, लूट मार की या उनकी मदद की, या अशोक की तरह हर जगह एक शांति का पैगाम पहुँचाया, तो वो इतिहास में देखा जाता है। ये कि किस धर्म का था, किस धर्म का नहीं था, इससे क्या मतलब है? क्या शोधार्थियों पर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा सर? किसका? जो शोधार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर्स। नहीं, जाहिर है पड़ेगा। अगर ये कहा जाएगा कि भाई मुग़ल सल्तनत को मत देखिए और कुछ मत कीजिए, तो जाहिर है वो नहीं पढ़ेंगे उसे, तो हमारे इतिहास का एक बड़ा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। हमें यही नहीं मालूम हुआ ताजमहल कैसे बना। अगर फ़र्ज़ कीजिए ताजमहल को हम निकाल दें हमारे उससे, तो देश की क्या इज़्ज़त कम नहीं होगी? तो अगर हम ताजमहल को कहते हैं तो हमें सोचना है भाई किसने ताजमहल बनाया, कैसे इसका विज़न हो सका। तो इतिहास में तो हम सब चीज़ें देखते हैं, जुल्म भी देखते हैं, जिन लोगों ने जुल्म किया उसको भी हम बयान करते हैं। सर, ताजमहल से एक छोटी सी बात याद आ गई सर। अभी पिछले दिनों सर, आज ही के समाचार पत्र में मैंने पढ़ा है कि एक सज्जन ने न्यायालय की शरण ली और कहा कि मैं भगवान शिव पर जलाभिषेक करना चाहता हूं, और वो भी सर ताजमहल के अंदर। इस पर क्या कहेंगे सर? मेरे ख्याल में नहीं इजाज़त देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो नमाज़ पढ़ना चाहे, चाहे कोई और करना चाहे। ताजमहल एक आर्कियोलॉजिकल जगह है, पूरे भारत की इज़्ज़त है इससे, दुनिया भर में उसका नाम है। इतने लोग देखने आते हैं, तो क्या हमारी देश की इज़्ज़त बढ़ती नहीं है इससे, जब इतने लोग देखते हैं कि दुनिया का इतना बड़ा मॉन्यूमेंट यहाँ बना हुआ है? तो इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। अब भाई आप उसे मजम्मत कह दीजिए, वो करना चाहिए। मेरे ख़्याल में ऐसी बेवकूफ़ी की बातें नहीं करना चाहिए। ताजमहल तो अजंता की तरह, ताजमहल भी हमारी हमारी एक बड़ी अच्छी मिल्कियत है, प्रॉपर्टी है, दुनिया भर देखने आती है। हमारे साथ में इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब साहब हैं और मेरे साथ में अजीत बांगड़ी साहब मुझे सहयोग कर रहे हैं और विनीत जी पूरा सहयोग कर रहे हैं। साथियों, ये जो पुस्तकों का जो मेला एक एग्जीबिशन टाइप में लगी हुई है, ये इरफान हबीब साहब का रीडिंग रूम है। कई वर्ष पहले आया था तो मन में जिज्ञासा हुई मैंने कि सर, ये बहुत सारी बुक्स जो रखी हैं, क्या इनको कबाड़े में रख रखा है बेचने के लिए? ज़मीन पर बहुत सारी इधर उधर पुस्तक रखी हुई थी। सर ने कहा नहीं, मैं इनको पढ़ता हूँ। और आश्चर्य की बात हुई कि जब जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा तो सर ने एक गड्डी की तरफ इशारा करते हुए बोले, इस ब्लू कलर की बुक को निकालो, और उसमें से सर ने कोट किया इतिहास की जो बातें थी। ये जो पुस्तक हैं, ये सर की जान कह सकते हैं सर आपकी इन पुस्तकों को? सर नहीं, जान तो नहीं कह सकते हैं, माल कह सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है सर। जान और माल से बात जुड़ी, शिक्षा की बात जुड़ी है तो है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को हमेशा सर लोग निशाने पर रखते हैं। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डाल रखी है कि ये अल्पसंख्यक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं होना चाहिए। सर, इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, ये तो कानून की बात है, और अभी तक ये भी नहीं है कि माइनॉरिटी स्टेटस जैसे कहते हैं उसका क्या मतलब है। कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूर है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जहाँ उन्होंने रखा है वो एक दूसरे क्लॉज में रखा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ। ये तीनों यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनका जिक्र हमारे संविधान में है। तो इसकी अपनी अहमियत है। संविधान में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का भी जिक्र है, लेकिन ये तो अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है कि कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट नहीं है, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकता है या नहीं है। इसका ये तो कानून की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं ज़्यादा कह सकता। ये तो आपका बड़कपन है कि सर हमें समय दे रहे हैं और हमें प्रमोट कर रहे हैं आप सवाल करने के लिए। आपने जब सर संविधान का जिक्र किया तो एक बात निकल कर आती है। अभी पिछले दिनों 7 न्यायाधीशों की पीठ ने SC OBC रिजर्वेशन को लेकर क्रीमी लेयर का जिक्र किया है सर। उसमें कहा है कि जो SC लोग हैं उनको काफ़ी समय तक, 75 वर्षों तक उसका लाभ मिला है। अब हम इसमें क्रीमी लेयर सेट करेंगे, उसको बार बार किसी को लाभ ना दिया जाए। तो क्या ये बेहतर रहेगा सर स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, देखिए, जब ये शेड्यूल कास्ट की बात शुरू हुई
तो ये हमारी आज़ादी से पहले से शुरू हुई। शेड्यूल कास्ट का लफ्ज़ ही अंग्रेज़ों के ज़माने का है। वो ये थी कि क़ानून में वो जातियाँ शामिल की गईं जो जैसी से शेड्यूल्ड हैं, जो कानून में 1935 के एक्ट में, कि उनके अलग नुमाइंदे होंगे। तो फिर उस पर गांधी जी ने व्रत रखा और ये तय हुआ कि नहीं, वो रहेंगे जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होंगी जिसमें सिर्फ वो इलेक्ट हो सकते हैं शेड्यूल कास्ट के। तो ये शेड्यूल कास्ट वहाँ से आया है, एक्ट ऑफ 1935 से। इससे पहले इनके लिए दूसरे लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, आपको मालूम है, हिंदी में अछूत कहते थे, अंग्रेज़ी में अनटचेबल उसका तर्जुमा था, और दूसरे भी ऐसे ही नाम दिए जाते थे इनको। गांधी जी ने हरिजन का नाम दिया। अब हरिजन के लफ्ज़ को बुरा समझा जाता है, गलतफहमी में मैं उसमें नहीं जाता हूँ। बहरहाल गांधी जी ने बहुत नेक नियति से हरिजन का नाम दिया। वो समझते थे हरिजन कहने से रुतबा ज़्यादा बढ़ता है, खुदा से ताल्लुक़ संबंध बनता है। तो अब ये हो रहा है कि नहीं, शेड्यूल कास्ट में भी अब कुछ सेक्शंस हैं वो आगे बढ़ गए हैं, उनकी ज़्यादा उनको इतनी ज़रूरत नहीं है मदद की जितने कुछ कमज़ोर सेक्शंस हैं। इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, अब तक तो ये कोर्ट्स की भी राय थी और सबकी कि भाई इसमें नहीं होना चाहिए, जो शेड्यूल कास्ट का है बस उस तक रहना चाहिए, उसके अंदर कोई तकसीम और बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब कचहरी की राय बदल रही है, अब वो समझते हैं कि अब बंटवारा हो सकता है। कुछ शेड्यूल कास्ट हैं जिनके जो बहुत कमज़ोर हैं, बहुत गरीब हैं, कुछ बेहतर हो गई हैं। इसमें मैं कोई राय नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इसके बारे में पूरी तफसील नहीं मालूम है कि ये सही है कि गलत है। देखिए, भारी भरकम पर्सनैलिटी की बात, देखिए अपनी बात भी कह दी और सर ने एक्सक्यूज़ भी कर दिया, मौका दिया, हमें बात करने का अवसर दिया, ये हमारा सौभाग्य और सर का बड़कपन है। मैं तो 2 शब्द के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। सर गौर फरमाएं सर, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तो आप थे हमारे साथ इरफान हबीब साहब, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी श्रोता और दर्शक देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय फेम के इरफान हबीब साहब को, सर को देखते रहें और हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर, अरे पीछे का फ्रेम आ रहा है।